वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज से हम एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, ब्रेकिंग सिस्टम या ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का एक अभिन्न भाग है। इसमें आप पढ़ोगे ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल, चाहे वो सीधे सड़क पे चल रहा है तब उस पर कौन कौन से बल लगते हैं, जब वो ढलान में उतर रहा है तब, और कितना ब्रेक फोर्स चाहिए एक चलते हुए वाहन को रोकने के लिए, और वो कहाँ पर जाके रुकेगा। तो इसमें बहुत सारे, एक तो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, मैकेनिकल ब्रेक्स, हाइड्रोलिक पावर ब्रेक्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, सिंपल मास्टर सिलेंडर, टेंडम मास्टर सिलेंडर with vacuum booster like this, 2 channel master cylinder है ये। टेंडम मास्टर सिलेंडर 4 चैनल, ABS मास्टर सिलेंडर, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी इसी में होगा, क्योंकि स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक सिस्टम को वो कोऑर्डिनेट कर, उसको इंटीग्रेट करके बना होता है ESP। इसी में एंटी स्पिन रेगुलेशन, EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, EBD एडवांस ब्रेकिंग। पहले तो जो जनरल ब्रेकिंग है, एयर ब्रेक्स जो ट्रकों एंड बसेस में यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी फेल सेफ ब्रेक्स, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत लंबा कोर्स है। एडवांस ब्रेकिंग में सेंसोट्रॉनिक ब्रेक्स, ब्रेक बाय वायर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्बो ब्रेक्स, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और मैनी मोर। ये बहुत मज़ेदार है मगर बहुत लंबा है, इसको हम थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम के सारे प्रैक्टिकल तुम कर चुके हो। ब्रेक फ्लूइड चेंज करना कर दिया, ब्रेक पैड बदल दिए, पीछे के ड्रम टाइप ब्रेक शू बदल दिए, तुम्हें खाली एक थ्योरी का पार्ट कराना है। तो जब ये समझ जाओगे, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना समझ जाओगे, उसकी रेगुलेशन समझ जाओगे, तो फिर धीरे धीरे वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आजकल कुछ भी रिपेयर नहीं होता, ना मास्टर सिलेंडर रिपेयर होता है ना व्हील सिलेंडर रिपेयर होता है, दोनों चीज़ें नई डाल दी जाती। ब्रेक पैड ना पहले रिपेयर होते थे ना अब रिपेयर होते हैं, ब्रेक पैड सीधे ही रिप्लेस होते हैं, नए डाले जाते हैं। तो अब तो इतने बड़े बड़े कंपोनेंट भी रिप्लेस होते हैं। पहले से हम इनको रिपेयर करते थे, पर अब रिपेयर का कोई चक्कर ही नहीं है, अब सीधे सीधे बदल दो, छुट्टी। तो आज हम देखेंगे कि ब्रेक सिस्टम है क्या, क्यों ज़रूरी है, इसका कार्य क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रेक की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ब्रेक फेडिंग, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़िशियंसी एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये बहुत अभी बेसिक शुरुआत करते हैं। तो ब्रेक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल। किसी वाहन के कंट्रोल सिस्टम का ब्रेक सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो पूरे वाहन की गति को नियंत्रित करता है और इमरजेंसी के टाइम पर विद इन पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर, कम से कम दूरी पर जाकर वाहन को रोक देता है। ये काम है ब्रेक का। एक होता है BREAK ब्रेक, और ये है ब्रेक BRAKE ब्रेक। ये रोकना है वाहन को पूरी तरह से विद इन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी पर। यह बहुत मुश्किल कार्य है। टायर रोलिंग टायर हैं, टायर रोटेशनल स्पीड है उनकी अपने धुरे पे, वो एक्सल पे रोटेशन कर रहे हैं, उनकी रोटेशनल मूवमेंट के कारण ही ट्रांजिशनल मूवमेंट बन रही है। और उस पहिए को यदि हम लॉक कर देते हैं एकदम से, तो जब ये टायर है, ये विशेष है,
टायर जब चल रहा होता है तो वह प्राकृतिक रूप से एक लेटरल फोर्स जनरेट करता है। वो अभी जब यहाँ पर डायग्राम लगाया जाएगा तो उसके बाद तुम्हें वो चीज़ें समझ में आएंगी। और टायर ही है जो कॉर्नरिंग फोर्स पैदा करता है, स्लिप एंगल पैदा करता है। यदि घूमते हुए टायर को एकदम से लॉक कर देंगे तो उससे बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती है, क्योंकि इनर्शिया फोर्सेस उसे आगे की तरफ धकेल रहे होते हैं। तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों ही खराब हो जाता है जरा सा ब्रेकिंग के मिस एडजस्टमेंट के कारण। तो ये सब हम अब धीरे धीरे पढ़ते हैं कि क्या होता है। जो पर्पज है ब्रेकिंग सिस्टम का या ब्रेक सिस्टम का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या है कि वाहन को कम से कम दूरी पर रोक लेना। पर जब कोई पिंड, कोई बॉडी चल रही है सड़क के ऊपर या गिर रही है कहीं से फ्री फॉलिंग, उसको रोकना बहुत मुश्किल कार्य होता है, बहुत मुश्किल कार्य होता है। अभी एक एक करके मैं वो सारी क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं उन पर बात करने वाला हूँ। टू स्टॉप द व्हीकल विद इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ये इसका पर्पज है कि कम से कम दूरी पर वाहन को रोकना। और ऐसा सब किया जाता है वाहन की काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके, वाहन की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे? क्योंकि जो ब्रेक पैड्स हैं वो डिस्क को पकड़ रहे हैं, या जो ब्रेक शू हैं वो घूमते हुए ड्रम को पकड़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है, घर्षण के कारण हीट जनरेट हो रही है। तो एक घूमते हुए डिस्क को रोकते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और वो जो हीट है, जो हीट जनरेट हुई है, चाहे वो डिस्क में हुई है चाहे वो ड्रम में हुई है, वो सारी हीट एनर्जी, वो हीट वायुमंडल में विक्षेपित कर दी जाती है, डेसिपेट कर दी जाती है। कैसे? तुमने रिम को देखा, व्हील्स एंड टायर्स को स्टेपनी निकाल के ले आ, है टायर और ये है व्हील। ये रिम नहीं है, ये रिम दो भागों में है, ये डिस्क है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं रिम के, पर ये क्या है? मेटल का है। मेटल क्या है? ऊष्मा का गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ऊष्मा का एक अच्छा संवाहक है। तो जो भी हीट ड्रम में आई है या डिस्क में आई है, फ्रिक्शन के कारण जनरेट हुई है, काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए जब डिस्क और पैड के फ्रिक्शन हुई है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बार बार, ये एकदम ऐसे नहीं होता है, ये ABS बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझ में आई? पहले वाली टेक्निक क्या थी कि वो सीधे डिस्क को पकड़ लेता था। अभी भी जो नॉन ABS गाड़ियाँ हैं उसमें सीधे ब्रेक पैड डिस्क को पकड़ता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी से ये पकड़ा नहीं जाएगा, उसमें ज़्यादा बल है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, वो स्लिप करेगा, इसमें और भी ज़्यादा गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो वो हीट हमेशा क्या है? अधिक से कम की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तो ये भी स्टील का है, ये एल्यूमिनियम का नहीं है। एल्यूमिनियम, ये सिल्वर पेंट हुआ है इसमें, किसका है? स्टील का है, एलॉय स्टील का, स्टील डिस्क है इसमें। और इसमें ये होल्स बने हुए हैं। हीट को प्रवाह के लिए हवा की आवश्यकता भी है। जब वाहन का कूलिंग सिस्टम बताया था तो यह अंदर पूरी क्या बनी है? एक विंड टनल बनी हुई है कि जो हवा इसके फ्रंट ग्रिल से लग रही है वो उसके अंदर से होते हुए जा रही है, और वो इंजन की हीट को भी डिसिपेट कर रही है। और वो कितना पड़ता है ये बल? वाहन की गति के वर्ग के बराबर एरोडायनेमिक फोर्सेस। जो एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस है RA इज ऑलमोस्ट इक्वल टू V²। वो सब हवा प्लस जो कट के जा रही है उसके एरोडायनेमिक्स की वजह से वाहन से, वो इससे टकरा कर वो हीट को डिसिपेट कर देती है।
बहुत सारे बेवकूफ़ लोग इसको क्या कर देते हैं, पूरी तरह से व्हील कैप लगा के इसको कवर कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। अगर वो व्हील कैप मेटल के हैं तो वो ले सकते हैं हीट, और उसके बाद वो हीट डिसिपेट हो जाती है, पर वो प्लास्टिक के हैं तो इससे ब्रेक फिर गर्म हो जाते हैं, और जब ब्रेक गर्म होते हैं तब क्या होता है, ये तुम्हें जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो समझ में आ जाएगी। समझ में? ड्राइविंग इज़ नॉट अ गेम, ये स्किल है, स्किल। ड्राइविंग या फिर जो भी आपके पास गाड़ी है, आप खुद चलाते हो उस गाड़ी को, तो गेम नहीं है, वो कोई सजावट का सामान भी नहीं है। समझ में आ रही? तो इनके साथ जब कंपनी ने ये सारे होल्स दिए हुए हैं तो ये कंपनी के इंजीनियर पागल नहीं हैं, इनका कुछ पर्पज है। इनका पर्पज है हीट डेसिपेशन का, ताकि, और कूलिंग ऑफ ब्रेक्स का, ब्रेक को कूल रखने का। फ्रिक्शन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वाहन रुकेगा ही नहीं, वो ब्रेक पैड स्लिप हो जाएगा, ब्रेक फेल नहीं कहते उसको, ब्रेक फेडिंग कहते हैं। चलो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे इसको समझोगे आप। जो ब्रेक हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इट शुड बी स्ट्रांग इनफ, it should be strong enough to stop a vehicle within a smallest distance, within a small distance। इनको इतना मजबूत होना चाहिए कि यह किसी चलते हुए वाहन को कम से कम दूरी पर रोक लें। स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? अभी क्या बोला मैंने कि पैड और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, ड्रम और ब्रेक शू के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। यदि ब्रेक पार्ट, ब्रेक शू जो उसमें फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है वो स्ट्रांग नहीं होगी, वो मजबूत नहीं होगी, तो वो घूमता हुआ पहिए के साथ जब फ्रिक्शन करेगी तो वो टूट जाएगी कोनों से, या बीच से, या पैड ही टूट गया, या उसने जिस डिस्क को पकड़ रहा है और उसी को स्क्रैच लगा दिया उसमें ही, या तोड़ दिया, तो क्या होगा? दुर्घटनाएं होंगी, उससे कोई नहीं टाल सकता, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। इसलिए जो भी ब्रेक के कंपोनेंट हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो वाहन को कम से कम दूरी पर रोक लें, उनमें रोकने की क्षमता हो, और वो लॉन्ग लाइफ हों, वो किसी भी तरह से बढ़िया बाइंड हों पहले से। अभी भी बड़े ट्रक्स में ब्रेक शू एक स्टील का शू है, उसको एक निश्चित आकार है उसका, अर्धचंद्राकार, और उसके बाहर से फिर फ्रिक्शन लाइनिंग जो है वो रिविट की जाती है। तो जब मैकेनिक रिविटिंग करता है तो वो रिविट को ढीला छोड़ देता है, या सही ढंग से दोनों उसको फैलाता नहीं है, क्रिम्प नहीं करता है, तो इससे क्या है, चलते चलते वो रिविट कट सकती है या ढीली हो सकती है। पहले ही ढीली लगा रखी है तो 2-3 बार यूज़ करने पर ही, या एक हफ्ता 1 महीना यूज़ करने के बाद ही वो फिर ब्रेक शू टूटने लग जाते हैं। वो बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है। एक बार मेरे साथ हुई थी। मैं तुमसे इतनी सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दुनिया भर की गाड़ियाँ चलाई हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं, चाहे 4 व्हीलर्स हैं, चाहे एसयूवी हैं, चाहे इम्पोर्टेड कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेज हैं। मैंने सब वाहनों की टेस्टिंग भी की है और आनंद भी लिया है, चलाया भी, शौक से भी। इसलिए कहता हूँ ड्राइविंग इज़ नॉट ए गेम। ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। वो खासकर जो नया नया बंदा होता है वही सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है, क्योंकि उतावलापन होता है उसको, और वो थोड़ा सा वाहन को जब कंट्रोल करने लग जाता है तो फिर वो अपने आप को मास्टर समझने लगता है। और जब वो मास्टर अपने आप को समझने लगता है तो बेटे ये मशीन है, ये तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, उसके कान नहीं हैं, उसका मुंह भी नहीं है बोलने के लिए। तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ेगी। वो सांकेतिक भाषा है, उसकी आवाज़ है, उसके कई ऐसे माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप अंदर जल रहे हैं,
उन चीज़ों को तुम्हें देखना है, मशीन के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है, तुम्हें उसके अनुसार चलना है, तुम बाध्य हो उसके अनुसार चलने के लिए। वो तुम्हारे अनुसार कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी कोई भी मशीन तुम्हारे अनुसार। तुम्हें उसे उसके अनुसार चलाना पड़ेगा, जैसे मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यू विल हैव टू फॉलो, अंडरस्टैंड, अदरवाइज एक्सीडेंट्स डू नॉट हैपन, इट इज कॉज्ड। दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, उसके पीछे बहुत कारण होते हैं, और 97% होते हैं ह्यूमन नेग्लिजेंसी, लापरवाही, मानवीय लापरवाही 97%। ओनली 3% होता है कोई मैकेनिकल फेलियर, इलेक्ट्रिकल फेलियर, वो हो सकता है कभी तुम्हारा वैक्यूम बूस्टर सही ढंग से काम ना कर रहा हो, या वैक्यूम पंप लगा हुआ अल्टरनेटर में और अल्टरनेटर काम करना बंद कर गया। तो जो पुराने ड्राइवर होते हैं वो देख लेते हैं अंदर लाल लाइट जलने लग गई है वो, और इस ब्रेक कम लग रहे हैं, तो ब्रेक फेल होने से पहले वो गाड़ी को किनारे लगा के रोक लेते हैं। पर जो बेवकूफ़ होते हैं, जो नए नए होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, उनका ध्यान तो वो इंस्ट्रूमेंट पैनल में रहता ही नहीं है, वो तो बस इधर उधर देखते हैं और मोबाइल पे बातें करते हुए चलते हैं, क्योंकि पावर स्टीयरिंग है आजकल, ड्राइवर हर कोई ऐसे चला रहा गाड़ी, कहाँ देख रहा वो। यह है दुर्घटना का कारण, तेज़ रफ्तार और मोबाइल फ़ोन। ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा शुड बी कंसिस्टेंट विथ सेफ्टी। ब्रेकिंग जब हो रही है, इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पर इसको कम से कम जगह पर वाहन को रोक लेना चाहिए, और जब वाहन की ब्रेकिंग हो रही है तो ब्रेकिंग के टाइम पर वेट ट्रांसफ़र होता है। पहिए रुक रहे हैं तो पिछले वाले पहिए का भार अगले पहियों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस दौरान जो सामान रखा हुआ है वाहन के अंदर, मान लिया वो ट्रक है, तो उसका सामान भी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि वो यात्री वाहन है तो ब्रेक लगाते समय यात्री आगे जाकर उनका सिर नहीं फूटना चाहिए, यानी यात्री भी घायल नहीं होनी चाहिए, सामान भी खराब नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा सामान ड्राइवर केबिन तोड़ के अंदर आ गया, ऐसे ब्रेक भी नहीं होने चाहिए। और इनमें निरंतरता होनी चाहिए सेफ्टी में, कहीं इधर उधर लेफ्ट राइट पुल भी नहीं करना चाहिए। ड्राइवर का कंट्रोल का मतलब यही है कि हर परिचालन परिस्थिति में, चाहे इमरजेंसी ब्रेकिंग हो रही है, चाहे सॉफ्ट ब्रेकिंग हो रही है, चाहे नॉर्मल ब्रेकिंग हो रही है, उस टाइम पर ड्राइवर का नियंत्रण होना चाहिए पूरा, यानी कि स्टीयरेबल होना चाहिए। अगर पहिया एकदम से लॉक हो जाएगा तो स्टीयरेबल व्हील यदि लॉक हो जाएगा तो वह स्टीयर नहीं होगा। घूमते हुए पहिए को स्टीयर करना आसान होता है, स्टीयर करना मतलब लेफ़्ट राइट मोड़ना आसान होता है, पर जब पहिए लॉक हो जाते हैं तो उनकी स्टीयरेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, फिर वो स्टीयरिंग पर भी कंट्रोल नहीं रहता है। समझ में आ रही बात? व्हीकल मस्ट नॉट स्किड करना होता है, फिसल जाना। वाहन के जब पहिए लॉक हो जाते हैं तो वह अनियंत्रित दिशा में खींचता चला जाता है, जैसे हाथ से नहाते समय साबुन फिसल जाता है, वही है स्किडिंग, और फिसल कर कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ब्रेक की रिक्वायरमेंट्स ये ध्यानपूर्वक समझ लो इस बात को। मस्ट हैव एंटी फेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटी फेडिंग, सो व्हाट इज फेडिंग? नाउ क्वेश्चन अराइज, ब्रेक फेडिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, मैं अभी बताता हूं तुम्हें, इसको क्लियर करता हूं। ब्रेक फेडिंग एक फेनोमेना है, यह एक ऐसा लक्षण है जब वाहन लगातार किसी डाउनहिल में चल रहा होता है, लगातार चढ़ाई से किसी पहाड़ी से उतर रहा है टेढ़े मेढ़े रास्तों में, तो उसमें क्या है, मोड़ काटने के लिए, वाहन की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए ड्राइवर ब्रेकों का प्रयोग करता है।
और बार बार ब्रेकों का प्रयोग करने से, अभी मैंने क्या कहा कि जो ब्रेक शू हैं वह व्हील ड्रम के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फ्रिक्शन के साथ, फ्रिक्शन कब है? बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक। तो जो ब्रेकिंग इफिशिएंसी है, दिस इज डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील ड्रम एंड ब्रेक लाइनिंग्स। जो ब्रेक लाइनर अंदर लगे हुए हैं या लाइनिंग्स लगी हुई हैं, उनके और ड्रम के मध्य घर्षण गुणांक के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। टायर और रोड सरफेस के मध्य घर्षण गुणांक, इन दो चीज़ों के ऊपर ब्रेकिंग इफिशिएंसी इस निर्भर करती है। पर क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज, लगातार हम ब्रेकिंग कर रहे हैं, पहाड़ से उतर रहे हैं, तो इससे ब्रेक ड्रम या डिस्क गर्म हो जाती है, हीट डेसिपेट नहीं हो पाती। कूलिंग के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है। इन रिम्स में, इस डिस्क में ये होल्स दिए हुए हैं और महाराज आपने इसको बाहर से प्लास्टिक का व्हील कवर लगा दिया। जो हीट डिसिपेट हो रही थी वायुमंडल में, वो अब हीट डिसिपेट नहीं हो पाएगी। और इस वजह से जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, वो जब शून्य हो जाएगा तो इसके बीच फिर ब्रेक लगने बंद हो जाएंगे और कह देते हैं ब्रेक फेल हो गए। वो ब्रेक फेल नहीं है, दैट इज ब्रेक फेडिंग। जब आप वाहन को ढलान में उतार रहे हैं तो उस समय ध्यान रहे कि गियर छोटा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? दूसरे तीसरे गियर में उतार लो। लोडेड ट्रक है, थर्ड गियर में, सेकंड गियर में उतार लो। कई बेवकूफ़ लोग चौथा गियर लगा देते हैं। या कारों को भी अगर ढलान में उतार रहे हैं तो चौथे गियर में उतार रहे हैं या न्यूट्रल उतार रहे हैं। और न्यूट्रल उतार रहे हैं तो जब गियर लगा हुआ है तो गियर का काम क्या है? गियर बॉक्स का काम क्या है? टॉर्क को बढ़ाना और कम करना। यानी टॉर्क को बढ़ा रहा है तो वो स्पीड को कम कर रहा है, तो वो एक प्रतिरोध पैदा कर रहा है गति में। यदि वाहन गियर में उतर रहा है नीचे को तो, पर वो गियर में नहीं उतर रहा है, न्यूट्रल उतर रहा है, तो उसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। वो एक फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह है, एक गिरते हुए पिंड की तरह है। और उसको, उसकी गति को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर बार बार ब्रेक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ब्रेक लगा लगा के वाहन की स्पीड को कम कर रहा है। और ये ब्रेक पैड ड्रम के साथ और डिस्क के साथ फ्रिक्शन करते हुए गर्म हो जा रहे हैं। और गर्म होने के बाद जो उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो जो म्यू है, वो म्यू टोटली कंज्यूम हो जा रहा है, वो ज़ीरो हो जा रहा है। इस वजह से फिर ब्रेक इफिशिएंसी ख़त्म हो जा रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। फिर वाहन नियंत्रण से बाहर हो जाता है और दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए जब भी वाहन ढलान पर उतर रहा हो तो जो भी सयाने ड्राइवर हैं, जो थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हैं या जो पहले धोखा खा चुके हैं, वो आराम से वाहन को उतारते हैं ढलान में, गियर में उतारते हैं, वो न्यूट्रल नहीं लगाते। तो ये बार बार जब ब्रेकों का प्रयोग होता है तो ये गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाने के कारण जो घर्षण गुणांक है वह कम हो जाता है या पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इफ़ म्यू इज जीरो मीन्स देयर इज़ नो फ्रिक्शन, वहाँ पर वो ब्रेक शू पैड के साथ ड्रम उसमें स्लिप करेगा, बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, जिस वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये प्रवृत्ति कहलाती है ब्रेक फीडिंग। तो इसीलिए जब कंटिन्यू ढलान है तो उसमें जो सयाने लोग होते हैं, जो थोड़ा समझदार होते हैं, वो आधा ढलान पार करने के बाद कहीं पर ही रुक जाते हैं चाय पानी पीने के लिए।
चाय नाश्ते के लिए यूं ही रुक के थोड़ी देर हवा पानी खा लेते हैं, वो कहते थोड़ी देर के बाद चलेंगे, क्योंकि पता चल जाता है कि वाहन रुक नहीं रहा है और टायर आवाज़ करने लग गए हैं। पैड ब्रेक अप्लाई करने के बाद ड्रम से आवाज़ आने लगती है, क्योंकि स्लिप होने लगता है शू के ऊपर ड्रम, और वाहन का स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ने लगता है। एकदम से कोई भी वाहन नहीं रुकता ब्रेक लगाते ही, वो रुकने के लिए थोड़ा सा समय उसको चाहिए होता है और वो काफ़ी दूरी उसमें तय कर लेता है। दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, इफ़िशिएंसी ऑफ ब्रेक, उसके ब्रेक पार्ट्स की कंडीशन क्या है, पैड घिसे हुए हैं या चिकने हो चुके हैं, ड्रम कट चुका है अंदर से, ओवल हो गया है, कोई और टायरों में ट्रेड है ही नहीं, हैं तो बहुत कम है, और रोड सरफेस स्लिपरी है, या फिर टूटी फूटी सड़क है, या रेता बजरी मिट्टी पड़ी हुई है, गीली सड़क है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? तो ब्रेकों के में ऐसे गुण होने चाहिए कि वो एंटी फेड हो। वो यदि लगातार हम किसी ढलान में उतर भी रहे हैं, ब्रेकों का प्रयोग कर भी रहे हैं, तो वो ब्रेक फेडिंग नहीं होनी चाहिए। ब्रेक की परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। ये आजकल के वाहनों में किया गया है, जैसे ये रिमों के ऊपर बहुत सारे छेद लगा के ये कूलिंग है, ताकि टायर ठंडे रहें, तभी उसका म्यू बरकरार रहेगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह बरकरार रहेगा। जैसे जैसे हीट बढ़ती चली जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका कम होता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये फेडिंग है कि लगातार प्रयोग करने के बाद जो ब्रेक इफ़िशिएंसी में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, यानी वाहन का स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, वाहन जहाँ पर रुकना चाहिए वहाँ पर नहीं रुक के उससे थोड़ा सा दूरी ज़्यादा तय करने लगता है, तो यह प्रवृत्ति कहलाती है ब्रेक फेडिंग। और ये कोई फेलियर नहीं है। इसका उपाय है कि आप गाड़ी को खड़ी कर दो, आधा एक घंटा विश्राम कर लो, चाय नाश्ता कर लो, नहा धो लो, प्रकृति का आनंद ले लो, कोई बात नहीं है, टाइम पास कर लो, वो करना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर ये फेड की जगह फिर फेल हो जाएगा। ये फेड की जगह फिर फेल हो जाएगा, और जब ये फेल हो जाएगा पहाड़ी रास्तों में, तो फिर किसी के बस की बात नहीं है कि वो बस को रोक ले या ट्रक को रोक ले, कार नहीं रुकती। फिर क्या करते हैं, पहाड़ी पर टकराते हैं, किसी नाली में ऐसे देखते हैं, फिर वाहन सड़क पे ऐसे पड़ा हुआ रहता है, या वहाँ पहाड़ी से टकरा कर खाई में चला जाता है। अरे तो पहले ही समझ लेना, पहले ही धीरे धीरे उतार ढलान में, क्या जल्दी है? एक 10 मिनट लेट पहुँच जाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पर ये जल्दी के चक्कर में कईयों के घर के चिराग बुझ जाएंगे। बुझ गए कोई बात नहीं है, 4 दिन सब रोएंगे, पर अगर कोई परमानेंट विकलांग हो गया तो उसके घर वाले भी उसे रोटी नहीं खिलाएंगे। समझ में आ रही है? इसलिए ड्राइविंग इज़ नॉट ए गेम। ये समझाना है, जिन वाहनों में तुम बैठते हो उसके ड्राइवर को भी समझाना है, तू कुछ नहीं है, तेरी कोई औकात ना है इसके सामने। ये 6 सिलेंडर का इंजन है, जितना दबाएगा एक्सीलेटर, ये उससे तू जितना सोच रहा है उसके 10 गुना ज़्यादा स्पीड से भागेगा। पर उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। समझ में आ रही बात? इसलिए रोड लोड के अनुसार ही वाहन को चलाना चाहिए कि सड़क कैसी है और वाहन में लोड कितना है, और तुम्हारे टायरों की कंडीशन क्या है, तुमने कब से ब्रेक पैड बदली नहीं किए हैं, या उसका ब्रेक फ्लूइड ही चेंज नहीं किया है। एयर ब्रेक से हैं तो उसके सिस्टम में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनकी टाइम से कभी सर्विसिंग ही नहीं हुई है। वो तब होगी जब बिल्कुल ही लगना बंद हो जाएंगे, या फिर प्रेशर लीक होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बनेगा नहीं, तब भी वैसे ही चलाएंगे। जब लास्ट कंडीशन आ जाएगी तब आएंगे वो मैकेनिक के पास कि भाई इसके ब्रेक नहीं लग रहे हैं या इसका प्रेशर लीक हो रहा है। वो बाद में बात करेंगे जब एयर ब्रेक आएगी। ठीक है? तो एंटी फेड का मतलब है कि यदि हम ढलान में लगातार ब्रेकों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण जो ब्रेक इफ़िशिएंसी में कमी आ रही है,
वाहन का स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, एक पल को लग रहा है कि ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, ब्रेक काम करते हैं। कोशिश करनी है कि गियर डाउन कर लेना है, या जो न्यूट्रल उतार रहा है उसे वाहन स्टार्ट कर लेना है। न्यूट्रल में फिर ये वैक्यूम बूस्टर काम नहीं करता है, ये इंजन की वैक्यूम ले रहा है। इंजन की वैक्यूम से इसके अंदर का जब मैं इसकी वर्किंग सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो उस समय बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और क्यों लगाया गया है। ये समझ में आ रही? तो अभी ये स्टार्टिंग हो रही है। ब्रेक का मतलब क्या हुआ, इतना सब करना है। एक्सेलरेशन इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जबकि वो बढ़ रही है, और जब वो कम हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंदन या डिसलिरेशन या रिटार्डेशन। सो जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, ब्रेक क्या कर रहे हैं? रिटार्ड कर रहे हैं, मतलब वो वाहन की स्पीड को कम कर रहे, रिटार्डेशन है वो, तो रिटार्डेशन फोर्स है। द मैक्सिमम रिटार्डिंग फोर्स एफ applied by the brakes at the wheel is depend upon the coefficient of friction between tire and road surface। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे ये कहा था कि कोई भी ब्रेक इफिशिएंसी डिपेंड करती है कि टायर और रोड सरफेस के मध्य जो घर्षण गुणांक है वो कितना है, यानी सड़क किस तरह की है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, टूटी फूटी सड़कें, गड्ढा युक्त सड़कें, कच्ची सड़कें, ऊबड़ खाबड़ सड़कें, रेत और मिट्टी वाली सड़कें, ऑफ रोड, या फिर गीली सड़कें। गीली भी पानी की गीली सड़कें या तेल पड़ी हुई सड़कें। वाहनों से हर चीज़, किसी कहीं से इंजन ऑयल लीक कर रहा होता, कहीं डीजल पेट्रोल लीक कर रहा होता, वो सब सड़क पे गिरता है। और जब बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो वो ऑयल भी उस पानी के साथ मिक्स तो नहीं होता, एमलगम बना लेता, मगर उस सरफेस को एक वो चिकनी सतह बना देता है। ये ब्रेक इफिशिएंसी इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम रिटार्डिंग जो फोर्स है वो कितना होता है? वो एक तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज म्यू, एंड वेट ऑफ द व्हीकल एट द व्हील। जब मैंने तुम्हें सस्पेंशन सिस्टम पढ़ाया था उसमें बताया था कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, एक्सल्स के ऊपर। वेट कहाँ पर होता है? स्प्रिंग्स के ऊपर, स्प्रंग वेट। अनस्प्रंग वेट शुड बी केप्ट लो, जितना लो हो सके उतना लो रखा जाए तो अच्छा संतुलन प्राप्त होता है। और जो सड़क का रीबाउंड एक्शन है, जो रीबाउंड एनर्जी है, वो फिर चैसी और बॉडी और पैसेंजर्स एंड ऑक्यूपेंट तक वह ट्रांसमिट नहीं हो सकती। वाहन की स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है, उसकी हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। कब? जबकि अनस्प्रंग वेट कम से कम हो। तो ये, और वेट भी यदि इंजन आगे है और रियर व्हील ड्राइव है, उसमें भी वेट ट्रांसफ़र अलग अलग, 50% फ्रंट में और 50% रियर में। लेकिन फ्रंट में कहाँ से? प्रत्येक वाहन का एक व्हील बेस है, उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी ऊंचाई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई है फ्रॉम रोड सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होती रहती है। जब पीछे लोड ज़्यादा आगे कम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। ये प्लेन में चल रही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और है, ढलान में वो कुछ और हो जाएगी, चढ़ाई में चढ़ते समय वो कुछ और हो जाएगी। खाली वाहन में वो कहीं पर ही होगी, और भर जाएगा वाहन, लोडेड हो जाएगा, तो फिर वो ये बदलती रहती है। और बदलते रहने से जो जब भी ब्रेकिंग हो रही है तो घूमते हुए पहिए को रोका जा रहा है, तो उस रुकने के कारण जो पहिए लेटरल फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जो कॉर्नरिंग फोर्स एंड कॉर्नरिंग पावर पैदा हो रही है, उसमें भी अंतर आ जाता है। तो वाहन को संतुलित रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वेट जब भी है, ब्रेकिंग हो रही है, तो वह रियर से फ्रंट की तरफ को ट्रांसफ़र हो रहा है, वेट ट्रांसफ़र हो रहा है।
इनर्शिया फोर्सेस तुम्हें आगे की तरफ धकेल रहे हैं और पहिया रुकने की कोशिश कर रहा है, तो वेट ट्रांसफ़र हो रहा पीछे से आगे को, तो अगले पहिए पर ज़्यादा ब्रेक फोर्स रिक्वायर्ड है बजाय कि पिछले पहिए के। तो इन सबको करने के लिए फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लिंकेजेस की आवश्यकता होती है। ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इट्स एनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे।